Hello everyone, my name is Nitin. I am from Bell for Money. So इस वीडियो में we will talk about श्री रेणुका शुगर। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा इस वीडियो को देख के। सो मेरे हर वीडियो में यही फीस होती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी, मुझे लगेगा मेरी फीस मुझे मिल गई है। एंड सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो श्री रेणुका शुगर है जो आप देख रहे थे, कुछ मंथ से ऊपर जा रहा था। ब्रेकआउट आया इसमें जून में और स्टॉक काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हुआ और नीचे ही आता जा रहा है। तो अगर आपने इस प्राइस पे कहीं ऊपर लिया हुआ है तो स्टॉक में बने रहिए। स्टॉक को बेचना ही की गलती मत कीजिएगा क्योंकि स्टॉक में कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो जो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना टच हो सकता है ये नीचे आ सकता है, तो और मुझे लगता है कि 18 तक नीचे आ सकता है। तो मैक्सिमम नीचे इतना ही गिरेगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नीचे नहीं गिरेगा। 18 के बाद तो 100% इसमें रिवर्सल आएगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी आ जाए रिवर्सल। तो स्टॉक में बने रहिए। अगर आपको वो लेना है तो आप इस प्राइस पे भी थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। लाइक 50% ले लिया या 30% इस प्राइस पे ले लिया, फिर 30 नीचे के प्राइस पे ले लिया, 40 और नीचे आने पे ले लिया। तो आप इस पे स्टॉक पे बने रहिए, ये अच्छा रिवर्सल आपको दिखाएगा। तो थोड़ा सा पिछले टाइम में चलते हैं और देखते हैं स्टॉक कहाँ होता था। स्टॉक पहले तो 2010 में तो बहुत ऊपर होता था, 123 के आसपास लगभग यहाँ ही होता था और उसके बाद ये नीचे गिरता ही गया और ट्रेंड अब जाके इसमें चेंज हुआ था, जो कि जून में हुआ ट्रेंड चेंज। और आइए कुछ और बातें भी जानते हैं स्टॉक के बारे में, क्यों इसमें ट्रेंड एकदम सडन चेंज हुआ, ऊपर गया और नीचे आया। तो पहले तो हम देख लेते हैं श्री रेणुका शुगर है कौन। श्री रेणुका शुगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और किसने फाउंड किया था इनको? मिस्टर नरेंद्रा हैं, उन्होंने फाउंड किया था। इसी वीडियो में हम उनका एक इंटरव्यू भी देखेंगे जिसमें कि वो कंपनी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको नया पता लगेगा इसमें। कंपनी फाउंड हुई थी 1998 में। तो ये फाउंडर हैं कंपनी के। हेडक्वार्टर कंपनी के कर्नाटका में है, ठीक है। और ऑनर जो हैं कंपनी के, जो इस कंपनी को मतलब बोलते हैं कि अपना वो ऑनर बताते हैं खुद को इस कंपनी का, तो वो है विलमार शुगर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब विलमार शुगर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कौन है, इनको भी देख लेते हैं। जो कहते हैं कि रेणुका शुगर के वो ऑनर हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि विलमार शुगर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वही ये सब्सिडरी है उनकी, श्री रेणुका शुगर्स। और लेकिन उनकी पेरेंटल कंपनी कौन है? विलमार इंटरनेशनल, ठीक है। अब विलमार इंटरनेशनल कौन है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझ आ गया आसान भाषा में, जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए अगर चाइल्ड हैं तो उनके फादर कौन हुए? विलमार शुगर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये फादर के फादर यानी ग्रैंडफादर, मिस्टर ए के ग्रैंडफादर ये हुए विलमार इंटरनेशनल, क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो सब्सिडरी आपको पता लग गया, मिस्टर ए जो हैं वो सब्सिडरी हैं और मिस्टर बी जो हैं वो मिस्टर ए के फादर हैं। अब मिस्टर बी के फादर कौन हैं? मिस्टर सी हैं, ठीक है। तो ये आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो विलमार इंटरनेशनल देख लेते हैं, ठीक है। विलमार इंटरनेशनल कौन है, आइए देखते हैं।
तो ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है विलमार इंटरनेशनल। ये सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है इनका स्टॉक, ठीक है। ओके, ये फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी भी है, रैंक्ड 285th इन 2020। तो फॉर्चून 500 कंपनी तो वो कंपनी होती है जहां हर एम्प्लॉय का ड्रीम होता है कि उसको इस कंपनी में जॉब लेनी है, फॉर्चून 500 में। तो फॉर्चून 500 कंपनी है तो इट मीन्स कि श्री रेणुका शुगर की बैकबोन तो बहुत स्ट्रांग है, पेरेंटल कंपनी तो बहुत बहुत स्ट्रांग है। फॉर्चून 500 कहती है अपने आप को, वो है भी, कहना क्या है ही फॉर्चून 500। उनका रैंक भी अच्छा आया था, 285th रैंक आया था 2020 में। तो अब हम देखेंगे कि विलमार इंटरनेशनल की क्या प्रॉफिट हैं, क्या कंपनी है। तो आइए एक इसी वीडियो में हम देखते हैं कि विलमार इंटरनेशनल कौन है और क्या उसको प्रॉफिट हुए हैं इस साल। एंड उसके बाद फिर हम इसी वीडियो में देखेंगे कि जो कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर नरेंद्र, वो इस कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं। उसके बाद ये 2 वीडियो देखने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए देखते हैं कंपनी कौन है विलमार और फाउंडर क्या बोलते हैं कंपनी के बारे में। Agribusiness giant Wilmar has reported higher full-year earnings amid a gradual economic recovery from the pandemic. 2020 net profit was up 19% at $1.5 billion US. The world's biggest palm oil trader saw robust performance in its food products businesses. Sales margins improved in its oil, flour, and sugar businesses as China recovered from the pandemic. Wilmar will issue a special dividend of 6.5 Singapore cents a share, taking the total for last year to a record 19.5 cents. Wilmar is one of the world's biggest palm oil producers. How will it be affected as countries and investors go green? Well, for more, we're joined by Jeff Howie at SGX. Well, Jeff, what stands out for you from Wilmar's results? Well, Liz, we saw full revenue coming at $50.5 billion, and that was above the consensus estimates of $48 billion. The real drivers of the results, really was the increased volume of sales. It was the rising commodity prices, and of course the increasing brand awareness that Wilmar now attracts. As you mentioned, it's Asia's, if not one of the world's largest, biggest palm oil producers. As one of the world's leading agribusinesses, it's now reaching some 5 billion consumers worldwide through its comprehensive distribution network through all the supermarkets, hypermarkets, and retail outlets, and so forth. Much will. कि अभी गन्ने से 4 चीजें निकल रही हैं आपके पास। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गन्ने से 3 चीजें निकलती है। एक तो बगैस फाइबर, दूसरा शुगर और तीसरा मोलासिस। फिर वो मोलासिस से आगे जाके आप एथेनॉल भी बना सकते हैं। अच्छा, तो मोलासिस से एथेनॉल भी बना सकते हैं और मोलासिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ डिस्टिलिंग। तो वही एथेनॉल बनता है। मोलासिस वैसे कैटल फीड में भी डायरेक्टली मिक्स होता है, बट इंडिया में उसका ज्यादा कंजम्पशन है। गॉट इट। तो सर ये बी हैवी, सी हैवी, केन जूस, ये सब जो बोलते हैं, especially when we talk about ethanol and everything, can you just talk a bit about what are these terms? So एथेनॉल आप एक बार जूस बन जाए तो आप एथेनॉल जूस से भी बना सकते हैं। तो नॉर्मली इन कन्वेंशनल इंडस्ट्री इन इंडिया वी यूज्ड टू मैक्सिमाइज शुगर प्रोडक्शन, एंड जो मोलासिस उसके बाद बनता था 3 बॉइलिंग के बाद, उसको हम सी हैवी मोलासिस बोलते हैं, ABC। तो सी मोलासिस एक्चुअली आफ्टर 3 टाइम्स ऑफ बॉइलिंग, और जो जिसमें से अभी और चीनी आप निकाल नहीं सकते। इसको ट्रेडिशनली हम एथेनॉल या अल्कोहल में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि हिस्टोरिकली फॉर द लास्ट 100 years the ethanol price always used to be lower than the sugar price. So to optimize your revenue, you have to produce maximum sugar and minimum ethanol, and that has changed dramatically in the last 5 years. So what has happened is now there is an incentive to produce more ethanol and less sugar. तो आप फिर
instead of going all the way to boiling the syrup 3 times and making ethanol from the residual molasses, you can actually directly take the juice for making ethanol. Got it. Or you can boil it 2 times. उसके बाद जो आता है molasses वो rich molasses होता है, उसमें ज्यादा sugar होता है, उसको B molasses बोलते हैं because it's boiled 2 times. Or you can do the conventional route, which is to boil it 3 times, and then you get C molasses. So if you ask me today, since the government policy has changed to favor the production of ethanol for Indian consumption, domestic consumption, and to reduce the surplus of sugar, the rate of ethanol is higher than the rate of sugar. So if you have capacity to process juice or molasses into ethanol in a distillery, then you should actually, your optimal revenue mix is to maximize ethanol production and minimize sugar production. Of course. So what is the constraint? Why can't you just make ethanol and forget about sugar? The constraint is that to convert molasses or juice into ethanol, you need additional equipment in a plant called a distillery, which is basically where you take this juice or molasses, add water, and then you introduce a special kind of yeast which convert. That yeast will actually convert the sugars in the juice or molasses into alcohol. And then you boil that off, mix off, and you will get alcohol separately and the wastewater separately. So this is called a distillery. So the constraint in India has been that historically the sugar production capacity was very large and the distillery capacity was very small. So the current game is that which company can expand its ethanol capacity or distillery capacity more than the others, because the ethanol is a higher value product today per ton of sugarcane, because your costs are fixed. Yes. Your incoming costs are fixed. So revenue maximization means that you should. So we'll go into deep dive into ethanol, of course, Pakka sir, because that's the hottest topic right now. But sir, is there a thumb rule कि जैसे आपने बोला कि गन्ने से 3 चीजें निकलती हैं मोटा? Is there a thumb rule? Sugarcane, sugar industry समझने के लिए एक 3-4 number you can keep in mind. For every ton of sugarcane that comes in, if you boil it 3 times and produce maximum sugar, the sugar content, depending on which part of the country in India you are, varies from 9.5% to about 13%. Okay, then the molasses will be between 4 and 5%, the C molasses. But if you boil only twice and want to make more ethanol and you stop at the second stage of boiling, then the molasses percentage will rise to 6 to 7%. And the bagasse is about 30% by weight of the cane. The remaining is water. Got it. So मेरा सबसे ज़्यादा फायदा सर B molasses में होगा? तो वैसे आज देखा जाए तो आप जूस से डायरेक्टली एथेनॉल ही बनाना चाहिए instead of making sugar. So that is the highest revenue earner per ton of cane. वेलकम बैक. सो अब देखते हैं कि इथेनॉल क्या है एग्जैक्टली और इसका क्या बेनिफिट होने क्या वाला है इंडिया को और इसका शुगर स्टॉक्स पे क्या असर आगे जाके पड़ने वाला है. तो आइए एक और छोटा सा वीडियो देखते हैं. इस वीडियो में इथेनॉल क्या है, उसके बाद मिलते हैं आपसे. क्या होता है इथेनॉल फ्यूल? इथेनॉल फ्यूल उसी टाइप का अल्कोहल है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाया जाता है. 80% गैसोलीन में 20% इथेनॉल मिलाकर इसे वाहनों के फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. इथेनॉल हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली नहीं पाया जाता है. इसे डिस्टिलेशन और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है. वैसे तो इसका उत्पादन मुख्यतः गन्ने की फसल से किया जाता है, लेकिन कुछ अन्य फसलें जिसमें शुगर अधिक मात्रा में हो उनसे भी इसे बनाया जा सकता है. आपके मन में सवाल उठ सकता है कि वाहनों के लिए हमारे पास कई अन्य तरह के फ्यूल हैं, तो फिर इथेनॉल फ्यूल में ऐसी क्या खासियत है जो इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि इस फ्यूल के प्रयोग से कृषि और इंडस्ट्री दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा. बाकी फ्यूल पूरी तरह केमिकल प्रोसेस से बनते हैं जिनका खेती और किसानों से कोई लेना देना नहीं होता. तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों के हित के लिए ये फ्यूल एक प्लस पॉइंट ऐड करता है. जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल ऊर्जा के अक्षय स्रोत नहीं हैं. यानी आज तो ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन कभी ना कभी ये खत्म होंगे ही. पर इथेनॉल फ्यूल का प्रयोग इस समस्या का समाधान करता है. जैसा कि हम जानते हैं,
भारत में गन्ने की फसल बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो इस फ्यूल को बनाने वाले मटेरियल की कमी जल्दी नहीं होने वाली। इसलिए ये फ्यूल भारत में ऊर्जा का अक्षय स्रोत हो सकता है। बाकी फ्यूल्स की कंपैरिजन में ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ये पर्यावरण को कम प्रदूषित करते हैं। इसलिए आज के समय में जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हमें अपनी हर एक्टिविटी से पहले ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं। ऐसे में ये फ्यूल मदर नेचर की सेफ्टी के लिहाज से हमारी जरूरत है। इथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इतना ही नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इसके अलावा इथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। इथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। इथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है। भारत सरकार ने इथेनॉल फ्यूल के प्रयोग से होने वाले फायदों को मद्देनजर रखते हुए भारत में इसे पेट्रोल और डीजल से रिप्लेस करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इथेनॉल को स्टैंड अलोन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने और तेल कंपनियों को सीधे E100 बेचने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस फ्यूल का इस्तेमाल उन्हीं गाड़ियों में होगा जो E100 कंपैटिबल होगी। इससे आम लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। भारत सरकार ने अगले 2 साल में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है और सरकार ने इसके लिए रोड मैप जारी कर दिया है। सरकार की ओर से E100 को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रोचक और नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक अगेन। सो आपने देखा कि स्टॉक जो ऊपर गया था पहले, वो क्यों गया? इथेनॉल के कारण गया, भी क्लियर है। और अभी जो नीचे आया था, एक्चुअली इसका क्वार्टरली थोड़ा सा लॉस आया था, तो उस कारण ये स्टॉक नीचे गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसमें बने रहना स्टॉक में, क्योंकि इथेनॉल ही आगे जाके मुझे लगता है, जहाँ तक इथेनॉल ही एक फ्यूल का काम करेगा आगे जाके, क्योंकि पेट्रोल के आप देख रहे हैं प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इथेनॉल ही एक ऑल्टरनेटिव बचा है अभी फ़िलहाल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री रेणुका शुगर 100+ हो जाएगा, और कब होगा माइट बी इस ईयर हो जाए, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए स्टॉक, क्योंकि एक बार अगर इथेनॉल पे हम डिपेंड हो गए तो ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये यू कांट इमेजिन। तो क्योंकि ये रिसोर्सेज जो पेट्रोल है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इथेनॉल बहुत अच्छा है और इसका बेनिफिट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक हमें मिलता रहेगा इथेनॉल का। तो आप प्लीज़ इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अगर है तो उसको बेचना नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। अगर आप बेच देंगे आगे जाके 2-4 महीने बाद आप देखेंगे स्टॉक 100 से ऊपर हो गया है, फिर आपको बहुत दुख होगा कि आपको लगेगा कि काश ये स्टॉक आपके पास भी होता। तो इसको प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो में रखना। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।